आज हमारे डॉक्टर साहब जो है, आप उसको सार में 5-7 मिनट में एक बात बताओ। ये जितने भी हमने मेडिकल साइंस के स्थापित जो पैरामीटर थे, स्थापित सत्य सिद्धांत, उनको हमने चैलेंज ही नहीं किया, मैंने वो बदल दी। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं मानने के लिए तैयार था कि लीवर के, किडनी के, लंग के, हार्ट के, स्किन के, ब्लड के, बोन्स के डीजनरेट वे सेल्स रीजुविनेट होते। तो रीजुविनेशन की साइंस बताओ जरा, पहले क्या मान्यता थी और अब क्या उथल पुथल मच गया है। स्थापित सिद्धांतों को तोड़ा है। मैं आपको 4-5 बातें बताता हूँ। सब लोग क्या बोलते थे, ये जाति के लोग विशेष होते हैं। हमने जातियों की सिद्धांती सारे तोड़ दिए। सभी मनुष्य श्रेष्ठ हैं और सबकी एक ही मनुष्य जाति है। बाकी सारे ये जो अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत, जिसको हमारे चौधरी चरण सिंह जी अजगर कहा करते थे, मैंने कहा ये कही हो तुम। और दूसरा और मूलतः इनका वंश परंपरा एक ही है। और मूलतः जाएंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब हम ईश्वर की संतान हैं। सब एक ही पूर्वजों की, एक ही प्रकृति माता, एक ही धरती माता की संतान। सबकी बतर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब कुछ एक ही जैसा है। तो फालतू का पचड़ा है हम लोगों ने कहा। तो जातियों के नाम पर जो स्थापित सिद्धांत थे, हमने उनको बदल दिया। धर्म के नाम पर जो शनि, केतु, राहु, भूत प्रेत के नाम पर डराते धमकाते थे, लोगों को बहकाते थे, हमने सारे पाखंड मिटा दिए। ऐसे ही हमने स्थापित सिद्धांत ये था कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा काम करना है तो एमएनसी कर सकती हैं। उन एमएनसीओं को की भी जड़ें खोद करके और उनसे बड़ा भारतीय ब्रांड बना करके दिखा दिया। लोग कहते थे योग में कोई दम नहीं है, आयुर्वेद में कोई दम नहीं है, सनातन में कोई दम नहीं है। तो हमने योग, आयुर्वेद और सनातन का झंडा अब तो ऐसा गाड़ दिया कि सारी दुनिया कहे बस दम तो इसी में है, बाकी तो सब ऐसे ही है, ढकोसलेबाजी है। बाकी सब बेदम है। तो खैर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो मेडिकल साइंस के ना कुछ बड़े प्रिंसिपल्स उन्होंने घड़ रखे थे झूठे। तो ये डीजनरेट वे सेल्स रीजुविनेट नहीं होते, ये हम कहाँ कर चुके और पहले क्या क्या मानते थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। स्वामी जी, यहाँ तक बात रीजर्मिनेशन की है, तो सबसे बड़ा टास्क होता है रीजर्मिनेट करने का या सेल्स को रिवाइव करने का, वो हमारे स्वामी जी ब्रेन सेल्स होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हाँ। और 14 साल की उम्र के बाद हमारे पास नए न्यूरॉन्स नहीं बनते हैं। हम रोज कुछ ना कुछ हजार न्यूरॉन्स खो रहे होते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग है। इसीलिए ज़्यादा उम्र में जाके लोग भूलने लगते हैं, कुछ और टाइप की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो समझिए सबसे बड़ा टास्क हमारे पास था कि क्या हम उन जाते हुए न्यूरॉन्स को होल्ड कर सकते हैं या फिर उनके आपस के जो कनेक्शंस हैं, जिनको हम कहते हैं स्वामी जी सिनैप्स, जब एक न्यूरॉन दूसरे से बात करता है, उनके जो आपस के सिग्नल्स एक दूसरे के पास में जाते हैं। हाँ स्वामी जी, तो हमने दिखाया कि जो हमारी औषधि है मेधावटी और इसके जो कंटेंट हैं, वो आपस में इन दोनों के ये जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके आपस की कनेक्टिविटी को बड़ा अच्छे से रिवाइव करते हैं। और वो स्वामी जी एक ऐसी वाली फाइंडिंग थी जो अर्लियर लोगों ने किसी ने नहीं दिखा रखी थी। पहली बार ये करके बताया। और स्वामी जी ने ये दिखाया कि लिवर सेल्स में भी ऐसा होता है, जब लिवर सेल्स बहुत सारे मर रहे होते हैं तो उनको वापस रिवाइव कर सकते हैं। और आज स्वामी जी बहुत कुछ मैं वो डेटा दिखाऊंगा भी। ऐसा ही हमने स्वामी जी पेनक्रियास के सेल्स में दिखाया है, जो कि सबसे नया डेटा है, जो कि अभी शायद अगली बार बताएंगे। पेनकोग्रिड से वो भी करके दे दिया। पेनकोग्रिड का स्वामी जी बहुत ही अच्छा डेटा है। माने पेनक्रियाज के भी जो बीटा सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, और किडनी के सेल्स में तो पहली बार हुआ। किडनी के सेल्स में स्वामी जी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने दिखाया कि जो हमारी हर्बल मेडिसिन है रीनोग्रिड, वो वास्तव में किडनी के ट्यूब्यूलर सेल्स को मरने से बचाती है और उनके अंदर जो डीजनरेशन है उसको वो रीजनरेट करने का काम करना शुरू कर। रीजनरेट करके दिखा दिया हमने पूरे ट्रायल के साथ। और कार्टिलेज घिस जाते हैं तो बोले दोबारा नहीं आएंगे। वो तो स्वामी बहुत ही जबरदस्त वाला था। कार्टिलेज एक बार घिस गए, बोले घुटने की ग्रीस कम हो गई, अंदर का कार्टिलेज जो बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं, तो बोले ये तो रिजुविनेट होते ही नहीं, इसलिए नए लगा देते। वो भी रिजुविनेट किया हमने। चूहों में तो 14 ही दिन में हो गए, 2 सप्ताह में। आदमी को मैंने कहा 2 माह लग जाएंगे, अरे 1 साल लग जाएगा, क्यों कटवा पिटवा रहा है। तो घुटनों के सेल्स रिजुविनेट किया हमने, कार्टिलेज को रिजुविनेट किया, बोन सेल्स को रिजुविनेट किया। ये जो हड्डियों के ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन है, इसको हमने पूरी तरह से ठीक कर दिया है।
और स्वामी जी अभी सबसे लेटेस्ट डेटा है जो आपको मैं भी बताने वाला था, आंखों के सेल्स के ऊपर। हाँ, ब्रेन सेल्स के ऊपर जो मैं आई ग्रिड ओरी बता रहा था। तो समझो हमारी आंखों के अंदर लेंस है वो भी सेल्स का बना होता है, जो सेल्स कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिससे वो लेंस बनता है। तो वो जो लेंस हैं और जो लेंस की बनाने वाली सेल्स हैं उनके अंदर भी अगर थोड़ी दिक्कत आए तो कैटरैक्ट आना शुरू हो जाता है स्वामी जी। तो जो आई ग्रिड हमारा टैबलेट है उसके एक्सपोजर से उन सेल्स की लाइफ भी अच्छी हुई है, और जो पोस्ट कैटरैक्ट सर्जरी प्रॉब्लम होती हैं उसको हेल्प करने में वो स्वामी जी उसका योगदान बहुत अच्छा वाला है। और मैकुलर डिजेनरेशन के तो लाइव एग्जांपल्स के साथ मैंने हाँ स्वामी। हमारे एक जो है वो वेंकट स्वामी जो है वो हमारे कोलकाता वाले 90-99% उनका आंखों का विजन चला गया था। जो कामाडोर थे जो है वो फोर्स में, वो पूरे उनकी आंखों की रोशनी आ गई, 90% से वापस पूरा देखने लगे। मैकुलर डिजेनरेशन उसको भी रिजुनेट कह सकते हैं, आंखों के सेल्स को। ये चीजें पहले कभी कोई मानता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। स्वामी जी कान पे काम शुरू किया है, इंटरनल ईयर के जो सेल्स हैं आजकल उस पे काम कर रहे और हैं। वो होती हो तो परिणाम तो आ चुके हैं हमारे पास में। जो हमारे पास जो सबसे कठिन होता है ह्यूमन ट्रायल, रिवर्स जो है फार्माकोलॉजी है हमारी। हम आदमी पर परिणाम आने के बाद में उसको जानवरों में देखते हैं। एलोपैथी में पहले जानवरों को काटा पीटी करके वहाँ करते, फिर आदमी पर लाने में उनको 10-10 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो आदमी के ऊपर सारे ट्रायल हम कर चुके हैं, बाद में हम रिवर्स फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, रिवर्स रिसर्च कर रहे हैं कि ये एनिमल्स में करके दिखाते हैं जिससे आदमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। अब आदमी की आंखों को तो काट के पीट के वो सब नहीं कर सकते ना, लीवर को, किडनी को, हार्ट को, तो जानवरों को काट पीट करके और उनके ऊपर सारे प्रयोग करके बता देते हैं। आज किसका बताने वाले? आज स्वामी जी बात करेंगे लीवर के बारे में। कल भी थोड़ा इसके बारे में बात किए थे, आज स्वामी जी उसका एपिसोड नंबर 2 है। कल स्वामी जी हमने लगभग 6 स्टडीज़ के बारे में बताया था। आज स्वामी जी मैं 12 नई स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा, उन सबको कंसाइज करके 3 अलग फॉर्मेट में बताएंगे स्वामी जी आज। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में और कैसे लिवोग्रेट और सर्वकल क्वाथ और लिवामृत इस बीमारी में काम करते ये हैं। फैटी लिवर आजकल करीब 25% लोगों को हो गया है। 25% लोगों को। एक तो जंक फूड बहुत खा रहे हैं और जो फैट खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फैट की एक लेयर तैयार हो जाती है लीवर के ऊपर। वो भी बताओ क्या है ये? तो स्वामी जी जो फैटी लिवर डिजीज़ है स्वामी जी, वो सब लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर उस सब का बेसिक वर्जन होता है। शुरुआत वहाँ से ही कारण होती जो है। मैं कह रहा था ना, जड़ बीमारी पैदा कहाँ से हो रही है? हाँ। तो स्वामी जी अगर हम देखें लगभग 2017 का जो डेटा है, जो WHO ने बताया है कि पूरे दुनिया में 1.5 बिलियन, स्वामी जी ये नंबर बिलियन में है, अरब, 1.5 बिलियन लोगों में कोई ना कोई लिवर की बीमारी रही है। और इसके 2 मेन कारण जो थे वो थे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और दूसरा एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। अब जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, उनके लिवर तो ख़राब होते ही होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से भी उनको फैटी लिवर हो जाता है, और वो जनरली खान पान की वजह से होता है। जब बहुत ज़्यादा डाइट में फैट्स होते हैं तो वो ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। नहीं, ये अल्कोहल पीने वाले तो ये सोचते हैं कि हम अल्कोहल पियेंगे तो सब धो देगा वो अंदर से। नहीं स्वामी जी, वो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें धो देता है और ख़राब चीज़ों को इकट्ठा कर देता है। हाँ, ये समझ लो। तो वही था स्वामी जी। और भारत के अंदर लिवर सिरोसिस का सबसे बड़ा कारण शराब है। लीवर की बीमारी के लगभग 20% लोग आज भी वर्तमान में शराब का सेवन करते हैं। तो ये एक थोड़े ऐसे डेटा हैं जो बता रहे हैं कि सोसाइटी के तौर पे अभी हमें और ग्रो होने की ज़रूरत है, और जो शराब का सेवन है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है स्वामी जी। अब ये है कि ये लिवर डिजीज़ पैदा कैसे होती है। तो बहुत सिंपल सा जो हेल्थी लिवर है, जो नीचे इस इमेज में आपको दिख रहा है, उसके 2 वर्जन हो जाते हैं। एक तो एल्कोहलिक फैटी लिवर है और दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है। ये दोनों जब बहुत दिनों तक रहते हैं स्वामी जी, तो इसकी वजह से स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाता है। मतलब जो लिवर के सेल्स हैं वो थोड़े से हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पत्थर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तभी हम इनको स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और फिर हौले हौले इनके अंदर फाइब्रोसिस बन जाती है, कुछ केसेस में सिरोसिस हो जाता है, और फाइनली ये कैंसर या सिरोसिस की तरफ लेकर जाता है। और इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो लोग बताते हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है। तो ये पूरा स्कीमेटिक है, पूरा पाथवे है कि किस तरीके से लिवर
नॉर्मल से सुपर हेल्दी से सुपर डिजीज़ बन जाता है। और इसका प्राइमरी कारण स्वामी जी या तो हमारा खान पान है या फिर हमारी बुरी आदतें हैं। पर इन सब की वजह से जो लिवर खराब हो रहा है, क्या हम दवाइयों से उनको ठीक कर सकते हैं? तो वो स्वामी जी आज हम थोड़ा करेंगे डिस्कस। और आपने लास्ट टाइम कहा भी था कि जो और थेरेपीज़ हैं एलोपैथिक सिस्टम में या सर्जरी के थ्रू जो जो इलाज होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो स्वामी जी ये स्लाइड ये दिखा रही है कि जो नॉर्मल स्टीयोटोसिस है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए एनर्जी रेस्ट्रिक्शन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लोग काबू कर लेते हैं। पर जहाँ जहाँ नैश आता है, समझिए नाम भी बड़ा सही है, नैश NASH, नॉन एल्कोहलिक हेपेटिक डिजीज़, तो इसको अगर हिंदी में बोलेंगे समझिए नाश जैसा साउंड करता है। तो ये लिवर का नाश हो जाता है नैश के अंदर। और ये नाश वाली जो कंडीशन है इनके लिए स्वामी जी बहुत लोग सर्जरी कराते हैं और बेरियाटिक सर्जरी से भी इसको ठीक करते हैं। बाकी लोग पिया ग्लेटाजोन लेते हैं स्वामी जी, इसके साइड इफ़ेक्ट और वेरी वेल नोन है। और स्टैटिन्स लेते हैं जो हम परसों तरसों बात भी किए थे, जो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को मॉडिफाई करते हैं और उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जब सिरोसिस सबसे लास्ट स्टेज में पहुंचती है तब स्वामी जी लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, जिसके अपने प्रॉब्लम है और बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है और डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्च होते हैं। हाँ स्वामी जी। और फिर दोबारा से होने के बाद दोबारा बॉडी में जो टेंडेंसी थी लिवर को खराब करने वाली और जो तुम्हारी आदतें थी वो तो बदलती नहीं, तो फिर वो वापस खराब हो जाता है। फिर 3 4 5 साल चलता है लिवर, फिर गड़बड़, फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो समझिए आज के टाइम पे एलोपैथिक सिस्टम में अगर हम देखें तो नैश के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी अप्रूव ड्रग नहीं है। जो भी दवाइयाँ हैं वो और काम की हैं, उनको वापस रीपर्पस कर करके हैं ट्रायल किए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा अनमेट मेडिकल नीड है जहाँ मानव जाति को हेल्प की ज़रूरत है। और वो हेल्प स्वामी जी नाउ हम हर्बल एंड से दे रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन के तौर पे दे रहे हैं। तो समझिए जो हमारी नेचुरल मेडिसिन हैं, सर्वकल क्वाथ, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड और लिवोग्रिड वाइटल, कल इनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आज मैं सीधा थोड़ा डेटा के ऊपर आता हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये दवा कैसे काम करेगी और नैश और फैटी लिवर डिजीज़ में कैसे काम होगा। पर उससे पहले स्वामी जी हर बार की तरह थोड़ा सा केमिकल करेक्टराइजेशन, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी कलरफुल इमेजेस हैं जो ये दिखा रहे हैं कि अगर हम हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं HPTLC तो इसके अंदर किस किस टाइप के कंपाउंड हैं। ये स्वामी जी हम जो करते हैं स्वामी जी, ये केमिकल फिंगर प्रिंटिंग है। जैसे हमारे उंगलियों के और अंगूठों के जो निशान हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यूनिक होते हैं, ऐसे स्वामी जी हर एक हर्ब के अपने कुछ सिग्नेचर फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनको स्वामी जी हम केमिकल फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। तो हम इन सब दवाइयों के केमिकल फिंगरप्रिंट जनरेट करते हैं ताकि सोर्सिंग से लेके दवा के बनाने के अलग अलग स्टेज पे और जो फाइनल प्रोडक्ट है उस स्टेज तक आते आते क्या वो फिंगरप्रिंट कंजर्व हैं, वो भी स्वामी जी हम लोग देखते हैं। इसमें बात ये भी है कि अभी तक आदमी के फिंगरप्रिंट्स, जिससे कि आदमी अपराधियों को विशेष करके पहचानने में उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें करते हैं। जड़ी बूटियों के ऊपर वर्ल्ड में किसी भी गवर्नमेंट ने या इंस्टीट्यूशन ने अभी तक 100% ये फिंगरप्रिंट का काम हो ही नहीं रखा। कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, 2 4 10 जड़ी बूटियों का। ये फिंगरप्रिंट भी उनको स्टैंडर्डाइजेशन का काम भी पतंजलि कर रहा है। ये भी एक बड़ी बात है कि हर एक जड़ी बूटी के उसके जो मूल मोलिक्यूल्स हैं, उसके जो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव कंपाउंड्स हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स हैं और यहाँ तक कि उनके वैदिक टैक्सोनॉमी में उनका नामकरण भी पतंजलि कर रहा है। जब कोई चीज़ थी नहीं अस्तित्व में तो नाम कौन करे, तो नामकरण भी हम ही कर रहे हैं। इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो क्या कौन सा सब जो पढ़ते रहते हैं ना जड़ क्या वनस्पतियों को, बॉटनी को, बॉटनी वालों के लिए नया काम कर रहे हैं हम। ये बॉटनी वालों को नीले नई बॉटनी तैयार कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, हम बॉटनी पढ़े हुए नहीं और बॉटनी तैयार कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये तो बड़ी बात हमने बॉटनी नहीं पढ़ी है, हमने MBBS नहीं किया है, हमने मेडिकल साइंस के हमारे पास में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस को दिशा देने का काम हम वेदों के आधार पर, अपने सनातन ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। तो जब हमने ये देखा कि अगर हम फैटी लिवर डिजीज़ की बात करें तो समझिए उसके सबसे बेसिक मॉडल हम क्या बनाएं। तो उसके लिए ऐसा देखा कि क्यों ना हम ह्यूमन लिवर सेल्स को लें, आदमियों के लिवर के सेल्स को लें और उनको हाई अमाउंट ऑफ फैटी एसिड दें जो हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी तक पहुंचता है। और उन फैटी एसिड का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसमें लिवर की सेल्स अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दें। तो ये लाइव
जिंदी लीवर की कोशिकाएं खरीदते हैं ये बीमारियों को खरीदते हैं। एक एक बीमारी को खरीदने में हमको 10,000 से लेकर 1 लाख 5 लाख रुपया लगता है। बीमारियां खरीदते हैं, बीमारियों से ग्रसित सेल्स खरीदते हैं, लाइव सेल्स। फिर उनको जिंदा रखने के लिए वही उनको इन्वायरमेंट देते हैं जो बॉडी में मिलता है, तो लाइव रहती हैं वो सेल्स, उनके ऊपर काम करते हैं। तो इन्होंने सेल्स के ऊपर काम किया। हाँ स्वामी जी, तो इस बार स्वामी जी हमने देखा जो HEPG2 सेल्स हैं, जो ह्यूमन लिवर सेल्स हैं, उनको अगर हम हाई अमाउंट ऑफ फैटी एसिड दें तो उनके अंदर स्वामी जी फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। और फिर हमने कुछ ऐसे स्टेन्स लिए, ऐसे डाई लिए जो फैट को लाल रंग दे देते हैं। तो फिर आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड्स के हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं, और जैसे जैसे उनको पास फैट का लेवल बढ़ता गया सेल्स लाल होने शुरू हो गए। तो बेसिकली स्वामी जी फैट का जमावाड़ा सेल्स के अंदर होना शुरू हो गया और वो फैटी लिवर डिजीज़ की शुरुआत होनी शुरू हो गई। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लिबोग्रिड को लेके आते हैं तो क्या हम उस लिपिड एक्यूमुलेशन को, उस फैट के जमावाड़े को कम कर सकते हैं? तो वो स्वामी जी हमने काम किया और ये देखा कि वास्तव में लिबोग्रिड ने इस केस में भी डोज डिपेंडेंट तरीके से इसको कम किया। जो राइट हैंड साइड में बार दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जो फैट जमा हुआ था लिबोग्रिड के बिना, वो लिबोग्रिड ने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ उसको स्वामी जी कम कर दिया था। और ये स्वामी जी हमारी पहली फाइंडिंग थी जिसमें हमें ऐसा देखा कि वास्तव में लिबोग्रिड आगे भी कुछ न कुछ फैटी लिवर पे भी काम करेगा। और जब हमने आचार्य से इसके बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी लिवर के पॉसिबल मॉडल्स हैं सब में इसको ट्राई करके देखते हैं। तो समझिए फिर आगे हमने इसमें बहुत सारा काम करना शुरू किया था। फिर स्वामी जी हमने ये देखा कि जो फैट डिपॉजिट हो रहा है वो जा रहा है अंदर, तो उसको कौन अलग अलग जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं, क्या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं स्वामी जी? और अगर फैट अंदर जा रहा है, बहुत सारा जमा हो रहा है, क्या उसकी वजह से जो लिवर की बेसिक फंक्शन है जो हम नॉर्मल अपने खून के टेस्ट में नापते हैं ALT और AST, क्या वो भी मॉडिफाई हो रहे हैं या ट्राइग्लिसराइड के लेवल भी चेंज, उनके लेवल भी चेंज हो रहे हैं स्वामी जी? तो हम दोनों को देखें कि AST और ट्राइग्लिसराइड दोनों को लिबोग्रिड ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी कंट्रोल किया और डोज डिपेंडेंटली रेगुलेट कर दिया स्वामी जी। तो जो पूरी हमारी एक हाइपोथेसिस थी कि क्या हम फैट की वजह से पैदा होने वाली बेसिक बीमारी को शुरू से ही कंट्रोल कर सकते हैं स्वामी जी, तो ये देखा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को हम ह्यूमन हेपेटिक सेल्स में कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका थोड़ा सा स्कीमेटिक है, इसको मैं स्वामी जी स्किप करता हूँ। और ये स्वामी जी हमने पब्लिश किया मॉलिक्यूल्स में, ये बताया कि दिव्य सर्कल क्वाथ या लिबोग्रिड वास्तव में ह्यूमन सेल्स में फैटी एसिड को कंट्रोल करता है और ट्राइग्लिसराइड के इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को मॉडिफाई करता है। और स्वामी जी इस पेपर को PDCT मेमोरियल नेशनल अवार्ड भी मिला स्वामी जी, क्योंकि वर्ल्ड में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तो नई खोज आ गई है। उसके बाद स्वामी जी हम फिर शिफ्ट हुए कि अगर ऐसा हम फैटी एसिड के साथ कर रहे हैं तो क्यों ना हम एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ पे काम करें। और एल्कोहल के लिए स्वामी जी हमें सेल्स को एल्कोहल देना पड़ता, और जैसे इंसान एल्कोहल पी लेते हैं सेल्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एल्कोहल एवोपरेट भी होता है और उसकी वजह से सेल्स तुरंत मरना शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी फिर हमने देखा कि जब एल्कोहल हमारे शरीर में जाता है तो हमारी सेल्स उसको प्रोसेस करके क्या बनाती हैं, तो उसका जो प्रोसेसिंग है स्वामी जी उसको हम बोलते हैं मेटाबोलाइट। तो एल्कोहल का मेटाबोलाइट है एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड सिस्टम में ज़्यादा देर तक रहता है जो टॉक्सिक होता है। तो स्वामी जी फिर हमने एस्टल्डिहाइड का इस्तेमाल किया और देखा एस्टल्डिहाइड के इस्तेमाल करने से क्या वही सेल्स हेल्दी होती हैं या नहीं होती हैं, क्या उनके अंदर भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी ये बहुत एक्साइटिंग था कि एस्टल्डिहाइड ने भी वही किया जो फैटी एसिड कर रहे थे। तो एस्टल्डिहाइड के इस्तेमाल से भी फैट का डिपोजिशन हुआ, और उस कंडीशन में भी स्वामी जी, उस कंडीशन में भी लिबोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से उसको नॉर्मलाइज किया स्वामी जी। और फिर हमने स्वामी जी से बहुत सारा इमेजिंग किया। अभी जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं बहुत रंग बिरंगे नीले और हरे रंग के स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये सब इंडिविजुअल सेल्स हैं जिनको हमने अलग अलग डाई का इस्तेमाल किया है। और स्वामी जी जो फैटी लिवर डिजीज़ या फिर एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के मेन मार्कर हैं जिसको कहते हैं स्वामी जी PLN2, PLNI2, जो लाइपोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, जो जिसकी वजह से फैट जमा होना शुरू होते हैं स्वामी जी, उसका लेवल एस्टल्डिहाइड की वजह से बढ़ गया था। और जब लिबोग्रिड को दिया गया 30 माइक्रोग्राम पर ml तक, जो ह्यूमन डोज के लगभग बराबर जैसा ही है, तो लाइपोजेनेसिस जो बढ़ गई थी वो कम हो गई। और जो ऑटोफेजी, अब स्वामी जी अब ऑटोफेजी की जब बात कर रहे थे लास्ट टाइम, जो फास्टिंग के लिए अच्छा रहता है, पर स्वामी जी कभी कभी एस्टल्डिहाइड भी ऑटोफेजी को एक्स्ट्रा इंड्यूस करता है जिसकी वजह से सेल्स नॉन नेचुरली मरने लगते हैं।
तो ये ऑटोफेजी का उल्टा वाला सिस्टम था। तो वहाँ मैंने ये देखा कि जो ऑटोफेजी जिसकी वजह से सेल्स मर रहे थे, जो एस्टल्डिहाइड उनको मार रहा था, वो भी लिवोग्रिड ने स्वामी जी कंट्रोल किया। तो दो बड़ी फाइंडिंग इस पेपर में थी हमारे पास कि हमने लाइपोजेनेसिस को, फैट के जनरेशन को और उनके साथ साथ ऑटोफेजी को, दोनों का कंट्रोल लिवोग्रिड के थ्रू दिखाया स्वामी जी। और ये फिर उसके बाद दुनिया भर के और मेजरमेंट जो पॉसिबल हैं, ALT, AST, ट्राइग्लिसराइड, फ्री ग्लिसरॉल्स और PLIN2 के लेवल और TNF अल्फा जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, और उसके साथ साथ इन सब के जितने जीन्स हैं जो जेनेटिक लेवल पे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन है स्वामी जी, वो उन सबको एक साथ दिखाया कि हाँ ये पॉसिबल है कि लिवोग्रिड एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकता है, और उसके कंट्रोल करने के पाथवे वेरी वेल डिफाइंड थे। और इस पूरे को स्वामी जी ने फाइटोमेडिसिन प्लस में ही पब्लिश किया, जो लास्ट ईयर प्रेस में आया स्वामी जी, और इसके फॉलोज बहुत बढ़िया बने हैं स्वामी जी, क्योंकि ये काफ़ी जगह लोग इसको साइट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि लिवोग्रिड वास्तव में एस्टल्डिहाइड इंड्यूस स्टेटोसिस को लिवर सेल्स में कंट्रोल करता है, लाइपोजेनेसिस को फॉलो करता है, लाइपोजेनेसिस को अनफॉलो भी करता है, और बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे को मॉडिफाई करता है स्वामी जी। तो दैट केम आउट वेरी वेल टू। अब स्वामी जी थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस की बात करेंगे। तो अब तक जो हम बता रहे थे स्वामी जी, वो हम सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत फ्लैट्स होते हैं, जो सेल कल्चर में एक 2D में टू डायमेंशन में ग्रो करते हैं। पर स्वामी जी हमारे जितने अंग हैं और हम खुद 3 डायमेंशन में हैं। तो स्वामी जी फिर हमने ऐसा प्रयास किया कि क्यों ना इन सेल्स को एक बड़े ग्रुप में ग्रो किया जाए और एक 3D कल्चर की तरफ हम जाएं, जहाँ सेल्स एक के ऊपर ग्रो हो रहे हों और एक स्फीयर का फॉर्म बना लें, ऑलमोस्ट लाइक ए लड्डू स्वामी जी। तो हमने इन लीवर सेल्स का एक लड्डू तैयार कर लिया, जहाँ पे लगभग 1 लाख के लगभग सेल्स थे जो आपस में अच्छे से ग्रो कर रहे थे। और फिर देखा कि जब ऐसे ये जो लड्डू है, जो बीच में दिखाई दे रहा है स्वामी जी, वो एक लड्डू है। इसका डायमेंशन लगभग आधा मिलीमीटर है, जो अब नंगी आंखों से दिखने लगता है। सेल्स नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, ये ऐसी आंख से दिखना शुरू हो जाता है स्वामी जी। तो लगभग 1 लाख सेल्स इसके अंदर थे, और ये लगभग 17 दिन तक स्वामी जी सेल कल्चर कंडीशन में रहता है। और इस लड्डू के ऊपर हमने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये देखा कि लिपिड क्या इनके अंदर जमा हो रही हैं, क्या इनके अंदर ALT और AST के लेवल चेंज हो रहे हैं, या जो ग्लिसरॉल इनके अंदर जमा हो रहा है वो कितना मॉडिफाई हो रहा है। और इसको स्वामी जी हमने एक स्पेशल मीडिया में रखा, जो बेसिकली ऐसा सेल कल्चर मीडिया होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट कम हो जाते हैं, और जो नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का एक स्कीमेटिक बन जाता है। जो हम अभी बात कर रहे हैं स्वामी जी नाश के बारे में, नैश के बारे में, वो नैश जैसी कंडीशन हमने इन सेल्स के अंदर पैदा की, और ये देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या हम इनको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ये स्वामी जी थोड़ा सा बहुत एक्साइटिंग डेटा है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। इन लड्डुओं को स्वामी जी हमने अलग अलग रंग से स्टेन कर लिया, और ये देखा कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ फिजियोलॉजी हो रही है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, लिपिड का लेवल बढ़ रहा है, उस केस में अगर हम लिवोग्रिड को साथ लेके आते हैं तो क्या लिवोग्रिड उनको नॉर्मलाइज करता है। और स्वामी जी जैसे हर बार आप कहते हैं और पूछ आचार्य जी का हमें आदेश रहता है कि जो भी एलोपैथिक की दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं उनको भी हम पैरेलली ट्राई करें। तो स्वामी जी एक दवा है पिएग्लिटाजोन, जिसका लोग इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लड्डू वाले मॉडल में स्वामी जी हमने वो भी काम किया, और इस स्फेरॉइड पर हमने देखा कि पिएग्लिटाजोन की जो एफिकेसी दिख रही थी, लिवोग्रिड ने स्वामी जी उससे बेटर एफिकेसी दिखाई। और ये स्वामी जी बहुत ही अच्छा डेटा था। जो क्लिनिकली रेलिवेंट डिजीज़ हैं, जो क्लिनिकली रेलिवेंट ट्रीटमेंट हैं, उनके मुकाबले लिवोग्रिड एक मल्टीपल तरीके से काम करता दिखा। और ये काम हमने स्वामी जी फिर प्राइमरी हेपेटोसाइट में भी किया। ये स्वामी जी थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट था जो हमने चूहों में किया। हमने चूहों की लिवर को आइसोलेट किया और उसमें से फ्रेशली आइसोलेटेड सेल्स लिए, तो उनको स्वामी जी हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं, जो कल्चर में सिर्फ 2 या 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और उन सेल्स के अंदर भी हमने करा और ये देखा कि लिवोग्रिड वहाँ पे भी इसी टाइप के प्रोसेस से सिम्टम को मॉडिफाई करता है स्वामी जी। तो ये एक कलेक्टिवली एक अच्छा फाइंडिंग था। और इसके इन सेल्स के अंदर, इन हेपेटोसाइट के अंदर और इन स्फेरॉइड के अंदर स्वामी जी हमने सब वो जीन एक्सप्रेशन देखे जो जीन वास्तव में मॉडिफाई करते हैं पूरे नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे 7 जीन थे, और उन 7 का अलग अलग जीन एक्सप्रेशन भी लिवोग्रिड ने डोज डिपेंडेंटली मॉडिफाई किया स्वामी जी। तो टेकन टुगेदर हमारे पास अब ऐसा डेटा इकट्ठा हो गया जो जीन एक्सप्रेशन को, मॉलिक्यूल्स को, सेल्स को और सेल्स के एक बड़े सिस्टम स्फेरॉइड को, पूरे पाथवे को
पूरे पाथवे को लिबोग्रेट एक डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी मॉडिफाई कर पाया। तो ये एक स्वामी जी कलेक्टिव काफ़ी अच्छा डेटा था, और ये भी हमने रिसेंटली एक बहुत बड़े जर्नल पब्लिश किया स्वामी जी। आई थिंक लीवर के क्षेत्र में एक बड़ा जर्नल है, बायो इंजीनियर स्वामी जी, एंड इट केम इन प्रेस एंड इट एक्चुअली शोज कि लिबोग्रेट रियली वर्क्स द वे इट शुड बी वर्किंग इट आउट। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही कि लिबोग्रिड की जो पार्ट 2 के एक्सपेरिमेंट है आज मैंने वो सब बताया स्वामी जी। तो इसके ऊपर हमारे और भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल जैसा आपने बताया वो ऑनगोइंग है, और इसमें भी लगभग हमारे पास स्वामी जी 750 पेशेंट का डेटा है जो एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के शिकार थे, जिसमें लिबोग्रिड ने अच्छा डेटा दिखाया स्वामी जी। ये पूरे के पूरे पहले सेल लाइन से लेके फिर एनिमल से लेकर के अब ह्यूमन के डेटा तो हमारे पास में योगाग्राम निरामयम से पतंजलि वेलनेस से बहुत बड़ी मात्रा में आ गए हैं। तो ज़्यादा बड़ी बीमारी होने पर 1-1 घंटा कपालभाति, और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं तो 2-2 घंटा भी कराते हैं, और दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं।